हेलो फ्रेंड्स। इकोनॉमी सब्जेक्ट में 2024 में पास सवाल आया है, उस पर हम प्रीवियस ये सवाल पर हम चर्चा करेंगे। इकोनॉमी सब्जेक्ट में पूंजी टॉपिक से सवाल आया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब पूछ रहा है कि किसान का हल कार्यशील पूंजी या स्थिर पूंजी है। ये स्थिर पूंजी में आता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। कंप्यूटर स्थिर पूंजी, तो ये सही होगा। बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत्र स्थिर पूंजी नहीं है, ये कार्यशील पूंजी में आता है। और अगला है पेट्रोल कार्यशील पूंजी। अब इस टॉपिक को हम डिटेल समझेंगे। सबसे पहले कि स्थिर पूंजी उन परिसंपत्तियों को दर्शाता है जैसे हो गया दीर्घकालिक और जो किसी कंपनी की स्थापना हो या फिर उसका डेवलपमेंट से विकास में योगदान कुछ निभाने का काम करता हो, जैसे भवन हो गया, मशीनरी और उपकरण जैसी परिसंपत्तियां। ये सब तत्कालीन कारोबार के लिए नहीं होता है, बल्कि लंबी अवधि के लिए निरंतर संचालन हेतु आवश्यक इसको माना जाता है। अगला में हो गया किसान का हल और साथ में कंप्यूटर। किसान का हल और कंप्यूटर जो होता है इसको स्थिर पूंजी के अंतर्गत हम मानते हैं, क्योंकि ये दीर्घकालिक परिसंपत्तियां, ये दोनों को बोला जाता है दीर्घकालिक परिसंपत्तियां जो कई उत्पादन चक्रों को लाभ पहुंचाता है। मान लीजिए कि आप एक बार आप हल को बनाते हैं तो आपका एक बार में खराब नहीं होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक चलाते हैं। एक बार यदि आप लैपटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं तो आपका एक साल में खराब नहीं होता है, 5 साल 10 साल चलाते हैं। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है दीर्घकालिक परिसंपत्तियां जो कई सालों तक चलता है। इसलिए आपका ये दोनों स्थिर पूंजी में आएगा। कंप्यूटर और किसान का हल स्थिर पूंजी में आएगा। और यहाँ पे लिखा है कार्यशील पूंजी, तो ये गलत हो गया, ये होगा स्थिर पूंजी, तो सही है। ये अगला, इसके विपरीत यदि हम बात करें, जैसे कि कार्यशील पूंजी जैसे दिन प्रतिदिन का व्यवसाय से परिचालन गतिविधि के लिए आवश्यक होता है और अल्पकालिक जो वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है। जैसे आप पेट्रोल को लेते हैं, पेट्रोल हो गया, सूत हो गया, ये दोनों ही उत्पादन चक्र में खपत होने वाले कच्चे माल है। ठीक है, कच्चे माल है और अलग अलग व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन के लिए आवश्यक होता है, इसलिए उन्हें कार्यशील पूंजी के अंतर्गत हम रखेंगे। अब यहाँ पे ये जो सूत है ये मेरा होगा कार्यशील पूंजी, यहाँ पे दिया स्थिर पूंजी, तो ये ऑप्शन गलत होगा। पेट्रोल कार्यशील पूंजी में दिया है तो ये सही है। अब सोचो, इसको शॉर्ट में हम इसको इस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं। आपने गाड़ी में पेट्रोल को भरा, तो आप उसमें एक प्रकार का कार्य मतलब कर रहे हैं, कहीं आप मतलब जा रहे हैं, कार्यशील पूंजी हो गया। दूसरा, बुनकर द्वारा धागा यदि आप सूत को बनाते हैं तो सूत बनाने के बाद आप स्थिर नहीं मतलब रहते हैं, मतलब रुका हुआ नहीं आप रहते हैं, कुछ नया चीज बनाते हैं, तो आप कार्य करने का काम आप करते हैं, तो इसमें चला गया कार्यशील पूंजी में। तो आपका ये हमने टॉपिक को डिस्कस किया। ये अगला सवाल मेरा है, इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था के सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। कृषि उत्पाद का भंडारण, ये तृतीय सेक्टर में जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग। डेयरी फार्म प्राथमिक में जाएगा, तो दूसरा सही। खनिज का खोज ये प्राथमिक में जाएगा, यहाँ लिखा तृतीय, तो रॉन्ग हो गया। कपड़ा बुनाई द्वितीय में जाएगा, तो इस प्रकार से मेरा सही केवल 2। अब इसको हम डिटेल समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कि आर्थिक गतिविधि की दृष्टि से एक अर्थव्यवस्था को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय सेक्टर में हम विभाजित करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयों को शामिल करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक संसाधनों, प्रकृति से जो हमें मिलता है। इसके कुछ मतलब उदाहरण हो गया, कृषि हो गया, खनन हो गया, खनिज हो गया, मत्स्य हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया। ऐसे ही अधिकतर जो आर्थिक गतिविधियां आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है, तो इस प्रकार से ये हम निकाल लिए। अगला जैसे कि द्वितीय क्षेत्र में वे आर्थिक गतिविधि को शामिल करेंगे जिनमें प्राकृतिक उत्पादों को औद्योगिक विनिर्माण गतिविधि के माध्यम से अन्य रूपों में हम चेंज कर सकते हैं। इसके कुछ मतलब हो गया, उदाहरण के रूप में साइकिल, स्कूटर का उत्पादन, सूत काटना और कपड़ा बुनाई करना। इसके साथ तृतीय सेक्टर में हम केवल सेवाएं प्रदान करने वाली इकाई को शामिल करेंगे, जैसे बैंक हो गया, परिवहन हो गया, दुकानें हो गया और बीमा, सरकारी विभाग, ये सब। तो प्राथमिक और द्वितीय सेक्टर के विकास में सहायता प्रदान करता है और ये गतिविधियां अपने आप में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया के लिए सहायता करती है। उदाहरण के लिए जैसे कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तु को ट्रकों, ट्रेनों द्वारा परिवहन करने का काम करता है, तो एक प्रकार का सेवा। और साथ में इसे थोक हो गया, खुदरा दुकानों में बेचा जाता है। कभी कभी इन्हें मतलब गोदामों में भी संग्रहित करना आवश्यक होता है, और जैसे हो गया परिवहन, भंडारण, संचार, बैंकिंग, व्यापार, कुछ इसका उदाहरण है। ये अगला सवाल मेरा है, डिजिटल रुपये के संबंध में। डिजिटल रुपये, यह भारतीय रिजर्व आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के अनुसार जारी, हाँ बिल्कुल सही। उसके बाद है, यह आरबीआई के तुलन पत्र बैलेंस शीट की डेटा के रूप में दिखाई देता है, हाँ। यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध नहीं, गलत। और वैसे ही यदि कभी भी स्टेटमेंट में से ही इस तरह का सब मिले तो उसको काट देना है। यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय, हाँ। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार सीबीडीटी से केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा केंद्रीय बैंक द्वारा डिजिटल रूप से जारी होता है और ये बेद होता है, और यह एक राष्ट्रीय मुद्रा के समान होता है, सॉवरेन। और इसे एक फिएट मुद्रा के साथ एक से एक विनिमय हम कर सकते हैं। और भारत में डिजिटल रूप से धन का जो प्रचलन है, जैसे कि बैंक खातों में वाणिज्यिक बैंक लेजर पर दर्ज बुक प्रविष्टियां सीबीडीटी मौजूदा डिजिटल मुद्रा से भिन्न मत होता है, क्योंकि सीबीडीटी भारतीय रिजर्व बैंक की ये एक प्रकार का देन मतदारी होगा, ना कि किसी वाणिज्यिक बैंक का। और साथ में सीबीडीटी का कुछ मतलब इसमें विशेषता है। जैसे सीबीडीटी जो होता है एक संप्रभु मतलब मुद्रा है, जो देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा उनकी मौद्रिक नीति के अनुरूप हम मतलब जारी करते हैं, और यह केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट पर एक प्रकार का देनदारी के रूप में हम उसको
हम उसको मतलब दिखाते हैं और इसे सभी नागरिक उद्यम हो गया सरकारी एजेंसी द्वारा भुगतान के माध्यम से और कानूनी मुद्रा और सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में अनिवार्य है और ये स्वीकार भी है और इसे वाणिज्य बैंक के पास मुद्रा और नकद के बदले स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय भी है और भौतिक मुद्रा की तरह ही सीबीडीटी स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत नहीं है। हालांकि सीबीडीटी के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा को वाणिज्यिक बैंकों के लिए सख्त रिजर्व आवश्यकताओं के साथ हम इसे जोड़ कर देखते हैं और इससे मुद्रास्फीति नियंत्रण का एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। इस प्रकार से हमने इस टॉपिक को समझा।